नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आपके पास समय कम है। समय कम का मतलब है, अगर आप देखते हो कि समय बहुत ही ज़्यादा है हमारे पास, कि हमारा एग्ज़ाम जनवरी में होगा या फिर दिसंबर में होगा, तो इस तरह होता है क्या कि आपके इसलिए नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सोच के चलिए आप मेंटली कि हमारे पास समय कम है। ठीक है, तो ईवीएस में अब हम 20 ऐसे प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न, क्योंकि प्रश्न जो होते हैं इधर उधर करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर किए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का अपना पहला प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। तो चलिए, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम, कक्षा में जो हम सीखते हैं, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है। पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, ठीक है, या फिर वैश्विक व पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण पाठचर्या से बाहर जाना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना या फिर पाठचर्या से बाहर जाना, क्योंकि हम जो कक्षा में जो सीखते हैं, ईवीएस का अर्थ यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम कक्षा में सीखते हैं उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने का मतलब बताया, पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्या पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना होगा या फिर पाठचर्या से बाहर जाना? तो हम बात करते करते पाठचर्या से तो बाहर जाते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है कि पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, कि बच्चों को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित मत रखिए, पाठ्य पुस्तकों तक ही निर्भर मत रखिए, उसको विद्यालय के बाहर के जीवन से भी जोड़िए। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ए ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है क्या? बी ऑप्शन है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सी ऑप्शन है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। और डी ऑप्शन है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो दोस्त हमारे इस चैनल से पहले से जुड़े हों उन लोग को अच्छी तरह पता है, और जो लोग नहीं जुड़े हों वो जुड़ जाइए। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने पहले आपको बताया है कि अगर बच्चों के हित में बातें की जाती है तो सही है, ऐसी बातें जो बच्चों को अच्छा लगे तब तो आपके 1 नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपने ऐसा कोई ऑप्शन लॉक किया और बच्चों को की अनहित में बातें हो रही हैं, बच्चों को नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुरंत आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो मिड डे मील शिक्षण अधिगम में क्यों शामिल है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवसर हमेशा आपका पॉजिटिव होता है और आपको चाहिए क्या? प्रासंगिक, मतलब पॉजिटिव चाहिए। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जिन लोगों को लग रहा होगा अभी कि सीटेट का रिजल्ट दोबारा से आएगा या फिर आंसर की दोबारा जारी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो सीटेट का रिजल्ट आएगा, ना तो आंसर की दोबारा जारी होगा, है ना। आप लोग जो है, आपके पास जो भी समय है उस समय का सदुपयोग कीजिए और आप सीटेट की तैयारी दोबारा से कीजिए। जिनका 1 नंबर 2 नंबर रुक गया है वो अच्छी तैयारी करें कि वो 10 नंबर लाएं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? स्कूल बैग का कम वजन, क्या बोझ के बिना सीखना स्कूल बैग का कम वजन है? ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, या फिर आबोध का भार कम करने की जरूरत है? डी ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। आधा कम करने की जरूरत है कि ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है ना उसको आधा कम करने की जरूरत है। तो बोझ के बिना सीखने का क्या तात्पर्य है? आबोध का भार कम करने की जरूरत। आबोध का मतलब होता है कि जिसको
बोध ही ना हो, ना समझ, आप कह सकते हैं ना समझ। भाई बच्चा क्या है, ना समझ है। बोध मतलब जिसको बोध हो, लेकिन अबोध हो गया जिसको कुछ बोध ही ना हो, जो ना समझ बच्चा है, उसको बोझ के बिना सीखना, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य होता है। सिंपल सी बात है, बच्चा समूह में सीखेगा तो ज़्यादा सीखेगा, अपने साथी सहयोगी के साथ सीखेगा। ठीक है, तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। बी ऑप्शन है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। क्वेश्चन आपका पॉजिटिव कह रहा है। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। छात्रों को आसानी से जो है क्या करना है भाई, छात्रों को आसानी से प्रबंधित होना चाहिए। यहाँ पर छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। ठीक है, वर्कलोड को कम करना है। क्या ये जो है समूह में सीखने का उद्देश्य है। देखो बच्चों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना है ना, बच्चों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन तो कट गया। छात्रों को अलग करना, अलग अगर पूछा जाए अलग करना, वर्गीकृत करना, अगर ऑप्शन में वर्गीकृत भी करना हो जाए तो समझ लीजिए आपका ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। समूह सीखना है तो सभी बच्चों को आप सक्रिय रूप करिए, एक्टिव बनाइए। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सच नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव है तो आंसर भी निगेटिव ही लगाना है आपको। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव है। और आपको चाहिए क्या, निगेटिव चाहिए। पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, इंटीग्रेट है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। क्वेश्चन क्या करा है, पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ पर निगेटिव है, आपको निगेटिव आंसर चूज करना है। पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। वहाँ पर बताया ही जाता है ईवीएस में कि बच्चों को स्कूली ज्ञान से बाहरी जीवन से जोड़िए, तो ये तो पॉजिटिव निकला। एकीकृत होती है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेट, मतलब आप हर बच्चे को के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, जिसमें बालक के जो है अनुभव को आप प्रमुख फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, तो ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन परिभाषा और वर्णन ये क्या है भाई, ये तो आपका निगेटिव है, और निगेटिव है तो यही आंसर आपको चाहिए। परिभाषाएं हमेशा रटने पर बल देती हैं, और रटना ही तो नहीं है, रटना निगेटिव, मतलब आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है क्लास तो जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रास की चीज़ें, ब्रास जिसको बोलते हैं ब्रास की चीज़ें बनाते हैं आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए कि कांसा मतलब किससे बनता है। यह तांबे, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है, या फिर यह तांबे का मतलब कापर और टिन का मिश्रण है, यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है, या फिर यह पीतल, ब्रास और तांबे कापर का मिश्रण है। तो किसकी बात हो रही है, कांसे की बात हो रही है। कांसा किसका मिश्रण है। आपके घर में कुछ कांसे के बर्तन होंगे या फिर नहीं भी, आज के टाइम पे तो नहीं देखने को मिलते, नहीं भी होंगे। तो यहाँ पर देखिए यह तांबे यानी कि कापर और टिन का मिश्रण है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। बिहार का, तमिलनाडु का, केरल का, पश्चिम बंगाल का। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा केरल का है। टेपियोका मतलब हर घर में नारियल और टेपियोका लगाया जाता है, केला।
टैपियोका मतलब होता है कि जो साबूदाना होता है, जिससे साबूदाना प्राप्त किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो साबूदाना होता है वो टैपियोका से ही बनता है। ठीक है, तो किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका जो है केरल का प्रिय भोजन है। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? रेत के पहाड़ को रेत के टीले कहा जाता है। कौन सा शहर है भाइयों? बर्लिन, थिम्पू, काबुल या फिर अबू धाबी। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, अबू धाबी को। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, आजकल जो सीटेट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़ा सा बड़े ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 देखिएगा आप, ऐसे प्रश्न पूछे तो क्वेश्चन ऐसे बड़ा पूछा जाएगा, बड़ा सा कि ऐसे आप मतलब समझ नहीं आता, आंसर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए नंबर कट जाते हैं और प्रश्न विवादित हो जाता है ना। तो प्रश्न नंबर 9 है, एक कक्षा की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को करती है ना। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करे? बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव माझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों के क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। यहाँ पर क्या होगा? अगर एक कक्षा की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी डालने को कहती है और उसके बाद चींटियों के आने का इंतजार करती है, अब बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक चाहे कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने, अनुभव साझा करने और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे सब कुछ कर रहे हैं तो उस पर आप उनके अनुभव को साझा करिए, उनका क्रियाकलाप के साथ अवलोकन करने को कहिए, तो उसमें जो है ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली इस सूची में से निम्न से दूसरों में से कौन सा भिन्न है? तो कछुआ कहाँ रहता है? पानी में रहता है। घड़ियाल कहाँ रहता है? पानी में रहता है। क्या कौवा भी पानी में रहता है? बतख पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है, लेकिन इसमें से अलग कौन सा है? तो कौवा अलग है। ठीक है, कौवा अलग है क्योंकि ये पेड़ पर रहता है ना। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, ईबीएस में मानचित्रण कौशल से हम क्या समझते हैं? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, लैंडस्केप खींचने के इस कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, या फिर रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। तो मानचित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन सा स्थान, कौन सा हमारा देश कहाँ है ना, कौन सा स्टेट कहाँ है, तो मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? ये प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। अगर ऐसा प्रश्न है ये हर बार रिपीट होता है। ठीक है, सीटेड तो ऐसे रिपीटेड प्रश्न पूछता है, लेकिन ये प्रश्न हर बार रिपीट होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के, लेकिन थीम से प्रश्न आएगा। तो 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। ठीक है, ये पदार्थ शब्द, जानवर, पौधे, ये क्या है आपके उप थीम। और यहाँ पर 6 थीम की बात करें और 6 थीम में आपके क्या क्या होते हैं जो हम बनाते और करते हैं? भोजन, आवास और पौधे पदार्थ। ये भी गलत है आपका, यहाँ भी पदार्थ है, ये भी गलत है आपका। लेकिन परिवार और मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ये आपके क्या हैं? थीम है, और बाकी सब उप थीम है, इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था। बिल्कुल सही, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं।
निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। क्या हो सकते हैं? जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं रहे। क्या ऐसा है? पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों को जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ये भी ठीक है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। क्या ये भी ठीक है? भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन गलत क्या है? कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लग गई हैं। ये बात गलत है कि हर घर में टोटी नहीं लगी, क्योंकि गांव और शहर एक बराबर तो नहीं है, तो हर घर में टोटी नहीं लगी। इसलिए ए, बी और डी सही है। ए, बी और डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 अभिकथन पूछा गया। अभिकथन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी। झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर जला दिया जाता है। झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर क्या किया जाता है? जला दिया जाता है, जिसको बोलते हैं काट और दग्ध खेती, है ना। कारण क्या है? राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है, पर बह नहीं, बढ़ जाती है। ठीक है, तो झूम खेती में खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिया जाता है। यहाँ पर काट और जला दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है। खरपतवारों को उखाड़ते नहीं है, सीधा जला देते हैं, और जो उनकी मिट्टी होती है उससे उर्वरता बन जाती है। तो यहाँ पर क्या सही है? ए और आर दोनों सही है। ए आर एक ही सही व्याख्या करता है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ से कहाँ से आ गया? ये चीज़ कहाँ से आ गया? ये गलत है। ये किसी दूसरे ऑप्शन का था, यहाँ आ गया है ना, टाइप हो गया है। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण जब पूछा जाए तो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं लेकिन अगर बच्चे एक्टिव ही नहीं है, उन रुचि नहीं ले रहे हैं, तो पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। क्या बच्चों के ज्ञान को आप शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ सकते हो? नहीं भाई। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवार से बाहर सिखाना, बाहर की बात करें, बिल्कुल ठीक है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ मतलब संबंधित करना, मतलब बच्चा मातृभाषा के साथ साथ उसकी जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उसके साथ साथ वो जो विद्यालय की भाषा है उसको भी आप सिखा सकते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। तो ए, सी और डी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। ए, सी और डी ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ये भाई किसने कहा है? भाई किसने मटर की खोज की है? चार्ल्स डार्विन ने, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या फिर ग्रेगोर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेंडल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जॉन मेंडल। मेंडल ने यह बताया है कि पौधों के साथ प्रयोग जो है मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। ठीक है, मेंडल याद रखिएगा आप लोग। ये देखो मिनरल है, मेंडल है। प्रश्न नंबर 17। हाथी तो हमेशा आता है। हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी पॉजिटिव चाहिए आपको, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे केवल दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। उन्हें कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडक देता है, ये भी ठीक है। हाथी झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ तय करती है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 200 के बजाय 100 होता तो सही होता है ना। 200 के बजाय अगर 100 होता तो सही होता, क्योंकि यहाँ पर 200 हो इसलिए गलत है। तो आपका बी ऑप्शन तो गलत है, बाकी सही है ए, सी, डी, है ना। यानी कि ए, सी, डी आपका ए ऑप्शन सही हो गया। प्रश्न नंबर 18। बाघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं?
गलत गलत, आपको यहाँ पर नेगेटिव के साथ नेगेटिव चाहिए। इसके शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती है, ठीक है, पॉजिटिव है। अपनी मूंछों की सहायता से अपने शिकार का पता लगा लेता है, ये भी ठीक है। अंधेरे में इसकी आंखों की रोशनी मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, तो 4 गुना नहीं 6 गुना ज़्यादा होती है। इसकी गर्जना 3-5 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है, तो 5 किलोमीटर नहीं 3 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से सुनी जा सकती है। तो बताइए इसमें निगेटिव कौन सा है? आपका ये भी निगेटिव है, आपका ये भी निगेटिव है, यानी कि सी और डी निगेटिव है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सीटेट जो है कहाँ से प्रश्न पूछेगा, कितना कहाँ से आपके सिलेबस से बाहर तो नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग को इतनी पुरानी भी वीडियो हैं, इतनी नई वीडियो आप सभी के लिए कर देंगे, तैयारी करवा देंगे कि कहीं से भी प्रश्न आए आप सीटेट को क्रैक कर दोगे आसानी से। बस अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपके पास समय कम है। ये कभी मत समझिए कि आप नहीं हमारे पास तो समय बहुत ज़्यादा है, जब 1 महीना रह जाएगा तो हम पढ़ेंगे। 1 महीना रह जाएगा, आप पढ़ तो लोगे, लेकिन वही बाद में जो कॉन्फिडेंस होता है ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। जब ओवर बन जाता है तो नंबर भी क्या होता है, कम हो जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा आपका परजीवी पौधा है? परजीवी का मतलब क्या होता है कि पौधा, ऐसा पौधा कि वो जिस पौधे पर रहता है, जिस पेड़ पे रहता है, वो उसी को खा जाता है, मतलब वो पौधा सूख जाता है। आप कह सकते हैं कि वो पौधा जिस पेड़ पे रहता है वो पेड़ सूख जाता है, ठीक है। परजीवी पौधा पीपल, अंगूर, मनी प्लांट या फिर अमरबेल। तो क्या आपने अमरबेल को देखा? अमरबेल पौधे को देखा? पीले कलर का होता है, ऐसे बेल की तरह, क्योंकि इसमें देखो अमरबेल लगा लिखा ही है, क्योंकि वो बेल ही है, बेल ही है। आप लोग जो लोग नहीं देखे मोबाइल में सर्च करके देख लीजिएगा। बेल ही है कि जो किसी भी पेड़ पे रहता है इस तरह से पूरे पेड़ को कवर कर लेता है, जैसे जलकुंभी, एकदम वो पेड़ समझिए ख़त्म। तो इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के आकलन में, अगर आप बच्चों का जो है पर्यावरण अध्ययन में अगर आप बच्चों का आकलन कर रहे हो, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको दूर करना चाहिए? बच्चों के साथ उसका आकलन नहीं करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा इस पर चर्चा करना। बिल्कुल ये तो हो सकता है, ठीक है ना। आकलन के संकेतों का उपयोग करना, ये भी ठीक है। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन करना, ये भी ठीक है। लेकिन बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये गलत बात है ना। आकलन में दूर करना चाहिए, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कि आप बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में मत आके उसके व्यवहार को भी आप मद्देनज़र रखते हुए उसका जो है आप निरीक्षण करिए। तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे और भी लोग क्लास से जुड़ सके। आपकी डेली क्लास होती है हर सब्जेक्ट की, और अपने स्कोर जरूर बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपने कितना स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।